पूछ सकता हूं कि तुम करण के कमरे में क्यों गई थी? सुनना चाहता हूं तुम्हारा जवाब। बहू, तुम्हारी खामोशी। मेरी खामोशी इस हवेली की इज्जत और आबरू की जमानत है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो वो सारी मुर्दा कहानियां फिर से जिंदा हो जाएंगी जो इज्जत और आबरू का कफन पहने इस हवेली की बुनियादों में दफन है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो उस राज से भी पर्दा उठ जाएगा जो इस हवेली के माथे पर कलंक बनकर लगा हुआ है। मेरा जवाब जवाब नहीं बल्कि एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको देना होगा बाबूजी। मुझ पर शक की उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि इस वक्त आपका बेटा कहाँ है। उस आंधी की तरफ देखिए जो इस हवेली के इर्द गिर्द मंडरा रही है। उस तूफान की तरफ देखिए जो इस हवेली की इज्जत और आबरू मिटाने के लिए अपना सर उठाए खड़ा है। अगर आप मेरा जवाब ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे कदम इस हवेली की बर्बादी के लिए नहीं बल्कि इस हवेली की इज्जत बचाने के लिए उठे थे। रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर आराम कीजिए बाबूजी। हाय अमिता, हाउ आर यू डार्लिंग? फाइन। अमिता, तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें इतनी रात के यहाँ क्यों बुलाया? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मम्मी डैडी भी पूछ रहे थे कि आखिर इतनी रात गए तुमने मुझे बुलाया। उन्हें इतराज तो नहीं हुआ तुम्हें यहाँ आने का? सवाल तो किया था लेकिन जवाब सुनने के बाद खामोश हो गए। तो तुमने क्या जवाब दिया? यही कि मुझे तुम पर विश्वास है। और उनको भी मुझ पर विश्वास है? उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास है और मुझे तुम पर। अमिता, दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हें मैं इतनी रात के बुलाऊं या ना बुलाऊं, पर मैंने सोचा कि अपनी खुशी में मैं तुम्हें शामिल ना करूं तो मेरी खुशी अधूरी रहेगी। मैं जान सकती हूँ तुम्हारी खुशी क्या है? अमिता, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अब पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? अमिता, तुम्हारी खुशी है ना नया घर, बल्कि तुम्हारा सपना है ये, तुम्हारे माँ बाप का सपना है ये। अमिता, तुम जानती हो इस सपने को खरीदने के लिए लोग अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा देते हैं और जब उनके सपने साकार हो जाते हैं तो उन्हें इतनी खुशी मिलती है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हाँ विनोद, अपना घर अपना ही घर होता है। अरे जनाब, उसी घर का हमने पूरा पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये लो। विनोद, अब बोलो, अगर तुम हमारी खुशी में शामिल ना होती तो हमारी खुशी अधूरी नहीं रह जाती? इतना ख्याल है मेरी खुशी का? अमिता, सच बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। ये क्या कह रहे हो विनोद? तुम मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो और कह रहे हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी। ये कर्ज नहीं है, अमिता, यू डिजर्व दिस। तुमने मेरी डील में मदद की है। दिस इज योर मनी। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि एक काम तुम मेरा कर सकती हो, अधिकारी से कहकर हमें लाइसेंस दिलवा सकती हो, तुम्हें कमीशन डबल मिल जाएगा। विनोद, अधिकारी साहब तो हमारे घर के आदमी है, हमारी फैमिली रिलेशंस है उनके साथ। वो मेरी कोई भी बात को नहीं टाल सकते। और फिर तुम्हारे काम के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करूंगी। थैंक यू। अरे हम भी
अनरोमांटिक बातें करने लग गए हैं। हाँ, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए? हमें प्यार की, मोहब्बत की और जिंदगी की बातें करनी चाहिए। उस जिंदगी की जिसमें विनोद के साथ सिर्फ अमिता हो। उस जिंदगी की जिसमें अमिता के साथ सिर्फ विनोद हो। तो फिर ये दूरी किस बात की है? तो ठीक है, मैं और पास आ जाती हूँ। क्या ये दूरी और कम नहीं हो सकती? नहीं। क्यों? इस दूरी को खत्म कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाची। अरे आओ अनिल, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, चाय पियोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। ये लो। भाई तुम्हारी पसंद हमारी भी पसंद है। मीना देखने में ही सुंदर नहीं है, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। कितने अमीर बाप की बेटी है, लेकिन घमंड और अहंकार तो उसे छू तक नहीं गया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है। अरे चाची, ये आपने कैसे जान लिया कि वो मुझे पसंद करती है? उसका सुलूक देखकर, वरना वो तुम्हारा घर देखने फंक्शन में आती ही क्यों? कोई भी बहाना बनाकर टाल देती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी साहब का आना इस बात को जाहिर करता है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अरे वो बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी तक ये नहीं जानता कि मीना के दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं। अनिल, तेरी तो बस मुर्गे की एक ही टांग एक ही बात पर अड़ा हुआ है। अरे मीना एक घरेलू लड़की है। कल वो किस तरह से तेरा घर देख रही थी, बताना क्या बात हुई उससे? चाची, बात ही तो नहीं हो पाई। क्या बात कर रहा है? कमरे में तुम दोनों अकेले ही तो थे। लेकिन मैं तो उसको सिर्फ मकान दिखा रहा था। देखो शकुंतला, हमारे भतीजे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, कोई प्रेम ग्रंथ तो पढ़ा नहीं उसने। रहने दीजिए। अनिल, तुम मुझे बताओ ना, तुम किस विषय में बात कर रहे थे? वो मैं उससे कह रहा देखिए, ये तो इसे घर का ज्योग्राफिया बता रहे थे, मन का इतिहास तो बता नहीं पाए। क्यों, ठीक कहा ना भतीजे मैंने? बात तो आपने बिल्कुल सच कही है चाचा जी। तो जो कर्म तुम अधूरा छोड़ गए थे उसे हम पूरा कर देते। मतलब यही कि अभी हम दोनों मोदी साहब के घर चले जाते। अरे चाचा जी, ये गलती अभी मत करिएगा। कम से कम मैं पहले मीना से कंफर्म तो कर लूं। अरे तो भाई जाओ, कंफर्म करो। तो जाता हूं, आप ही ने तो बिठा के रखा है यहाँ। तो जाइए। अच्छा चाची जी, नमस्ते। अच्छा चाचा, मिलते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत सीधा है हमारा भतीजा। सीधा नहीं, बुद्धू, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। अच्छा, तो हम बुद्धू हैं? जी। जरा हमारी आंखों में आंखें डाल के तो कहिए कि हम बुद्धू हैं। बुद्धू कहीं के। देखिए, इसी तरह अगर आप कहती रहेंगी तो हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे। अरे मीना जी यहां भी नहीं है, कहां होंगे? इधर ढूंढूं उनको। अरे डॉक्टर अनिल, आप? हाँ मैं। किसे ढूंढ रहे हैं आप? सर मैं वो मीना जी को देख रहा था। मगर मैं तो यहाँ हूँ। ओह देखिए, आप यहाँ हैं और मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। खैर, कहिए क्या बात है? मीना जी, क्या आप अभी फ्री हैं? हाँ, मैं तो घर पर ही हूँ। क्यों, कुछ काम है? नहीं, काम तो कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपको कहीं बाहर ले जाना चाहता था। बाहर? कहाँ? वो अपने नए फ्लैट पर। ओह। दरअसल मीना जी, वहाँ कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा है। मैं चाहता था आप मेरे साथ चलें और मुझे अपना कीमती सजेशन दें। अच्छा, ये बात है। जी। तो चलिए। आप चलेंगी मेरे साथ? हाँ, चल रही हूँ, चलिए। चलिए। अरे राजेश बाबू, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। हेलो मीना। हेलो। ओह नो,
हेलो डॉक्टर अनिल। ओ हेलो राजेश। दरअसल मैं और मीना जी बाहर जा रहे हैं। बाहर यानी इनकी फ्लैट पर, इनके नए फ्लैट पर डेकोरेशन हो रहा है ना, जरा मदद करने के लिए। ओह वेरी गुड वेरी आप गुड। भी चलिए ना हमारे साथ। मैं? मीना जी आप इनको क्यों तकलीफ दे रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है, जहाँ एक दिमाग वहाँ दो दिमाग। लेकिन इनके ऑफिस का वक्त हो रहा होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजेश बाबू आप चलिए हमारे साथ। एक मिनट देखिए मीना जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे सचमुच बहुत काम है। राजेश बाबू आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। याद है आपने पापा से क्या कहा था कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे? ओके ओके ओके, चलिए मैं भी चाहता हूँ। चलिए। सागर ने तो कहा था मीना जी से अकेले में बात करना। राजेश आ गया है, अब उसके सामने मैं दिल की बात कैसे कहूंगा? अरे डॉक्टर अनिल कहाँ आ गए? आ रहा हूं। ये चलो, काम तो कम से कम वक्त पे हो गया, लेकिन देखो इश्क करें डॉक्टर अनिल और मेहनत करें हम बैठे। अरे एक मिनट रुक जा भाई। आइए मीना जी। इधर हमने सोचा उधर आप आए, जहे नसीब आप लोग तशरीफ लाए। वाह 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 सागर साहब, क्या मौके का शेर पढ़ा है आपने। अरे सागर, ये तुम्हारी शेरो शायरी बाद में सुन लेंगे। अभी मीना जी आई हैं इंटीरियर डेकोरेशन पे सजेशन देने। अरे इनके कीमती सजेशन सराखों पे इरशाद। सागर भाई, मीना जी मशवरा देने आई है, मशवरा, शेर पढ़ने नहीं। तो अपने कीमती मशवरे से हमें नवाजिए। आइए मीना जी, आइए। हाँ मीना जी, ये बताइए आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है? अनिल साहब, ये कुछ सोफा यहाँ जम नहीं रहा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था कि ये सोफा यहाँ बिल्कुल नहीं जम रहा। क्यों सागर, मैंने तुमसे नहीं कहा था? आपने कहा था? अरे मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सोफा यहाँ? हाँ 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 हाँ, आपने कहा था कहा था ना? हाँ, कहा था। तो मीना जी बताइए इसको कहाँ रखना ठीक होगा? इसे वहाँ ठीक रहेगा। वहां? एग्जैक्टली, वहां ये बहुत अच्छा लगेगा। अरे सागर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना, हटवाइए, वहां रखिए। मीना जी कह रही हैं। हुजूर वही रखवाता हूँ। अब देखिए मीना जी, अब आप आई तो लग रहा है कि प्रोफेशनल की एडवाइस मिल रही है, नहीं तो सागर ने तो न जाने कैसा सेट करके रखा था। चलो भैया उठाओ। राजेश बाबू बताइए कैसा लग रहा है ये सेटअप? ठीक है। आप मेरा दिल रखने के लिए मत कहिए, सच बताइए कैसा लग रहा है? सच पूछिए तो मीना जी, वो सोफा यही अच्छा लग रहा था। हाँ मैं भी वही सोच रही थी। सागर साहब आप फिर से वो सोफा यहाँ रख दीजिए। जी जी। सागर। जी जी हुजूर। अरे उठाओ भाई, देख कर आ जाओ। आ जाओ। कहिए राजेश बाबू, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। सागर, अगर इस तरह ये सोफा यहाँ से वहां और वहां से उठकर यहाँ आता रहा तो सूख सूख कर तो तालाब ही रह जाएगा। सागर साहब आपने कुछ कहा? जी नहीं हुजूर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। अगर आप इजाजत दें तो इस सोफा एक बार उठाकर फिर वहां रख दो। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रेम किसने लगाया यहाँ? जी, ये गुस्ताखी भी इसी खाकसार की है। ये कुछ यहाँ जम नहीं रहा। अगर ये वहां होगा तो कैसे रहेगा? जी मैं ये फ्रेम वहां लगा दूं? जी नहीं, ये खुद मैं लगा लूंगी। आप? अरे सागर, अगर ये कह रही हैं वहां लगाएंगी तो लगाने तो। हाँ, क्यों नहीं, आप ही वहां लगा दीजिए। सागर साहब स्टूल और फ्रेम लाओ। हाँ मीना जी। हाँ जी। ये लीजिए। स्टूल ये लीजिए। मीना जी मेरा ख्याल है आप रहने दीजिए। मीना जी, वाह वाह वाह, क्या फोटो है, क्या पोज है, क्या स्टाइल है, मजा आ गया। अनिल साहब आप मुझे नीचे उतारिए।
ये क्या किया राजेश बाबू आपने? क्या किया मतलब? ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। मैं ये तस्वीर जरूर लगाऊंगी। मीना जी, आप रहने दीजिए, आप गिर जाएंगी। मैंने कहा ना, ये तस्वीर मैं जरूर लगाऊंगी। अरे हुजूर, ये फिर एक बार गिरेंगी। जरा और पास में रहिए और इस बार जरा जोर से थामिएगा। अरे हुजूर, बस एक ही बार बाहों में गिरी और आप तो पसीने पसीने हो गए। अरे हुजूर, बड़ी गलत जगह गिरी है तो जाके। मीना जी, आपको चोट तो नहीं आई? अनिल साहब, मैं फर्श पे नहीं, राजेश बाबू की बाहों में गिरी हूँ। भला चोट कैसे आएगी मुझे? मीना जी, इस कमरे का डेकोरेशन तो हो गया, अब आप मेरे साथ दूसरे कमरों में चलिए। चलिए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। चलिए। आइए। मीना जी, ये मेरा बेडरूम है। अब आप ये बताइए कि इसमें बेड की पोजीशन ठीक है या नहीं? ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप इसे किस तरफ रखना पसंद करेंगे। मीना जी, मान लीजिए मैं आपकी पसंद पूछूं, तो आप इसे कहाँ रखना चाहेंगी? मेरी पसंद? जी, फर्ज कीजिए ये आपका बेडरूम हो, तो फिर बेड आप कहाँ रखेंगी? राजेश बाबू, आप बताइए ना। मैं क्या बताऊं, ये तो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। फर्ज कीजिए मेरी पसंद मैंने आप पर छोड़ दी, तो आप किस तरफ रखना पसंद करेंगे इस बेड को? देखिए, इस रूम में जो कुछ भी जहां पर भी पड़ा है ठीक है, मगर ड्रेसिंग टेबल नहीं दिखाई दे रहा। सागर, तुम्हें ड्रेसिंग टेबल नहीं मंगवाई? जी हुजूर, वो फर्नीचर वाले ने कहा था 1 बजे तक दे जाएगा। 1 बजने वाला है, अभी आता ही होगा वो। 1 बजे? अरे 1 बजे तो मेरी मम्मी आने वाली है पूना से। मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। मीना जी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं राजेश के साथ चली जाऊंगी। आप बिलावजह तकलीफ करिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं राजेश बाबू के साथ चली जाऊंगी। जी चलिए। चल। हुजूर, हुजूर, जी। आप और आपका इश्क दोनों ही कमाल की चीजें हैं हुजूर। अगर आपके इजहार इश्क की रफ्तार अगर यही रही तो अगली सदी तक तो मीना जी आपके इश्क का इजहार कर ही देगी। अगली सदी सही, वो हाँ कहेगी तो जरूर। वाह हुजूर वाह, आपको भी सलाम और आपके इश्क को भी सलाम। बाबूजी, बेटे, गलती तुम्हारी नहीं है, भूल तो हमसे हुई है कि हमने उसे गांव से बाहर निकल जाने का मौका दिया। उसी वक्त उसे खत्म करके इस जमीन में गाड़ देते, ना ही वो शहर पहुंचती और ना ही उसके पर निकलते। उसका जिंदा रहना अब मेरे लिए खतरा बन चुका है बाबूजी। ये क्या कह रहे हो बेटे? मेरे बेटे के ऊपर खतरे के बादल मंडराए और मैं खामोशी से देखता हूं। बेटे, तुम अपने पिता को जानते हो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को नहीं जानते। मैं जानता हूं कि वो लड़की बहुत चालाक है, दूसरों का दिल लुभाने की कला वो बखूबी जानती है। लेकिन अब भी बाजी हमारे हाथ से नहीं गई। तुम सिर्फ ईसा भाई का पता मुझे बता दो। ईसा भाई का पता? ईसा भाई मेरे कहने पर वो काम कर देंगे। बस ये बता दो कि शहर में उनकी दुकान कहां है। झूला मैदान के पास अग्रिपाड़ा पे। मुखिया जी मालिक। झूला मैदान अग्रिपाड़ा, पता याद रहेगा ना?
हाँ मालिक, अब तो हम इस शहर से बखूबी वाकिफ हो गए हैं। तो जाओ और ईसा भाई मूसा भाई को दावत दे दो, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जैसा हुक्म मालिक, जैसा हुक्म। बेटे, अब तुम आराम करो, अब यह समस्या मेरी है। मैं कर्मजली बेटी की बीमारी की खबर सुनकर भी उसे देखने नहीं आ सकी। अरे मगर तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारी माँ भी तो बीमार है, उसकी भी हालत खराब है। खराब? अरे वो तो इंटेंसिव केयर यूनिट में थी, डॉक्टर ने तो जवाब भी दे दिया था। लेकिन वो तो बूढ़ी है ना, जवान बेटी को देखने नहीं आने का मतलब समझते हो ना। लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ है, सगी नहीं, इसलिए बेटी की परवाह नहीं की। लेकिन लोग क्यों कहेंगे? अरे तुम कुछ नहीं समझते, लोगों का मुंह कौन बंद करेगा? मगर मेरी बेटी है कहाँ? वो बाहर गई है, आ जाएगी। मामी, मीना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी लाडली, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। बीमार पड़ गई थी तू? अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, नानी कैसी है? अरे बेटा, ये समझ कि नानी को तो दूसरा जन्म मिला है। मम्मी, कुछ दिन और वहाँ रुक जाती हैं आप? कैसे रुक जाती? तेरी याद जो आ रही थी। मीना, वो कौन है? ओह, आई एम सॉरी। राजेश बाबू, यहाँ आइए। मम्मी, ये राजेश बाबू है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अच्छा मोदी साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। और देखो, मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आऊंगा। मेरी बीवी बहुत दिनों बाद पुणे से आई। ओके सर। राजेश बाबू, मैं साथ चलती हूँ। कहाँ? आपको बाहर तक छोड़ने। देखिए, आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे वो मानेगी थोड़े, मेरी बेटी है वो। जा बेटी जा, जा। चलिए। ये राजेश कौन है? इसे पहचाना नहीं? ये वही लड़का है जिसे मैंने नौकरी दी थी। अब तो फर्म का पूरा कारोबार वही संभालता है। मीना बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। अच्छा नहीं लगता कि वो फर्म के नौकरों चाकरों के साथ घूमती नजर आए। अरे लेकिन राजेश तो अपने भरोसे का आदमी होगा। हाँ। इस उम्र में किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। और फिर वो मीना की बराबरी का भी तो नहीं है। इस तरह घूमते फिरते देखकर लोगों को खामखा गलतफहमी होती है। इसमें लड़की की बदनामी का डर है। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, समझे? लेकिन भैया, अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि ठाकुर साहब ने हमें क्यों बुलाया इतनी दूर रतनपुर। अब क्या बताएं सरकार, बड़े लोगन का बड़ा बात। अब हम तो एकदम छोटा सा आदमी हूं ना, ये समझ लीजिए कि उनके हुक्म का गुलाम। नहीं, लेकिन बुलाने की कोई तो वजह होगी भाई। ना तो हम उनसे आज तक कभी मिले हैं, ना जान है ना पहचान है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। जब जान पहचान है नहीं तो फिर जाने का क्या मतलब हुआ? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई वजह नहीं बताई उन्होंने। अब क्या है साहब कि हमारे ठाकुर साहब बहुत ही दयालु और बहुत ही दरियादिल इंसान है। अब कोई ना कोई खास काम रहा होगा ना, जब ना आपको इतनी दूर से हमें संदेशा लेकर भेजे हैं बुलाने। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अब देखो ना, इतनी दूर जाना आना काम का तो हर्जा होता है ना। अब ये तो सोचना पड़ेगा। अभी तो आप सोचिए, मैंने तो ठाकुर साहब का न्योता आपको दे दिया। अब उनका मान रखना ना रखना ये सब आपके हाथ में है। अब तो अब हम चले। ठीक है। क्या कहते हैं कि आप लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप जाइए, हम जरा मशवरा कर लें। अच्छा प्रगति बिटिया, तो हम चलिए। जय राम जी। भाई ये कमाल है कि ना जान ना पहचान और बड़े मियाँ सलाम। मूसा भाई, हम क्यों जाएं ठाकुर के यहाँ अपना सब काम काज छोड़कर? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। आप लोगों को जाना चाहिए। मगर क्यों बेटी? ठाकुर ने आपको बगैर मतलब के नहीं बुलाया होगा। जरूर कोई गंभीर बात होगी। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। ठाकुर के बेटे ने जो तुम्हारे साथ हरकत की थी, जी तो करता है उसे जान से मार दें। ईसा भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप रतनपुर जाएंगे जरूर। बेटी, ये जो आदमी आया था, तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, बड़ा कमीना आदमी है ये गांव का मुखिया और
और ठाकुर का चापलूस है। उसने मेरी माँ और भाई को गांव से निकालने में ठाकुर की मदद की थी। तो पहले क्यों नहीं बताया प्रगति बेटी? इसी कैंची से कमबख्त का गला काट देता मैं। नहीं मूसा, ये बातें हमें जेब नहीं देती। अच्छा तो तू बोल प्रगति बेटी, तू क्या चाहती है? आप लोगों को जाना चाहिए ये देखने के लिए कि ठाकुर के दिल में क्या बात है। अरे बेटी, सबकी बागडोर उसके हाथ में है। किसी के करने से कुछ नहीं होता। उसका एक इशारा हो जाए ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। फिर ठाकुर क्या और उसकी औकात क्या। मूसा, रतनपुर जाने की तैयारी करो। आओ शालिनी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आओ। बिंदु, मेरी सहेली, कितने दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। बहुत दिन हो गए। इससे मिलो, ये मेरा बेटा रंजीत। नमस्कार। जीते रहो बेटा। अरे बिंदु, मेरा वो पर्स। ये है मेरे हस्बैंड मोदी साहब। नमस्कार। नमस्ते। अरे ठीक है, नमस्ते नमस्ते। बैठिए। बैठो। ये लो बिंदु मिठाई। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी ये पुरानी आदत है, किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाती। हाँ, मैं किसी के घर खाली हाथ नहीं जाती और खाली हाथ लौटती भी नहीं हूँ। ये मेरी बचपन की सहेली है, शादी के बाद अपने पति के साथ सिंगापुर चली गई थी। हाँ मोदी साहब, मैं तो सिंगापुर सुहागन बनकर गई थी, लेकिन वापस विधवा होकर आई। ओह, क्या नाम था आपके पतिदेव का? मेरे पतिदेव का नाम गोकुलचंद सक्सेरिया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था हमारा। पर अब हिंदुस्तान। जी हाँ, अब हम अपने वतन लौट आए हैं और यही बिजनेस शुरू किया है। ये तूने बहुत अच्छा किया शालिनी। परदेश में दुखी दिल को तसल्ली देने वाला कौन होता है? यहाँ तो सब अपने हैं। हाँ, और कोई हो या ना हो तो मेरी जरूर अपनी है। अरे हाँ, हमारी बेटी नहीं दिख रही है, अब तो बड़ी हो गई होगी। आपने देखा था हमारे बेटे को? जी हाँ, मैं आपकी शादी में आई थी। उस वक्त आपसे ठीक से परिचय नहीं हो पाया। मैं हिंदुस्तान तो बराबर आती रही, बिंदु से मुलाकात होती थी, मगर आपसे ना हो पाई। बड़ी अजीब बात है। हाँ, बात तो अजीब है। और बिंदु ने भी कभी जिक्र नहीं किया? ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। देखो बिंदु, ये शिकायत तो मैं भी करूंगी। अरे मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, कम से कम मेरा जिक्र तो चला देती, आधी पहचान तो हो ही जाती। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब तू जो सजा चाहे ना वो दे दे मुझे। मम्मी। लो आ गई मेरी बेटी। आजा बेटी, आजा। मीना बेटी, ये तुम्हारी शालिनी आंटी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और ये उनके बेटे रंजीत हैं। हेलो। नमस्ते। अरे बिंदु, बहुत सुंदर है हमारी बेटी। मेरे जाने के बाद नजर उतार लेना बिटिया रानी की। जरूर उतार लूंगी। अब मम्मी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर तो रुक जाती है। मम्मी, बाहर मेरा फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना ज़रूरी है। मगर यहाँ क्यों उसे जबरदस्ती रोक रही हो? जाओ बेटी जाओ, नहीं तो तुम्हारी फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगी। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। अच्छा बिंदु, हम लोग ही चलते हैं। अरे ऐसा कैसे? मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, आज तो हमें माफ कीजिए, हम फिर कभी आ जाएंगे। मगर आना जरूर, भूलना नहीं। हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम भी अपना वादा नहीं भूलना। हाँ, मुझे याद है। कौन सा वादा किया है भाई तुमने? दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। क्या? मैं मोदी साहब से बात करके तुम्हें बाद में खबर दे दूंगी। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते। कितना नेक लड़का है ना ये रंजीत, आपको कैसा लगा? जिस नियत से तुम पूछ रही हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने तो अपनी सहेली को वचन दे दिया है कि मीना और सुनो बिंदु, मैं तुम्हें हर कोई अधिकार दे सकता हूं, मगर मेरा बिजनेस और मेरी बेटी के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं दे सकता।
मेरी बेटी बीमार है और मैं नहीं चाहता कि उससे कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। अगर ऐसी कोई तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैं क्यों उसके दिल को ठेस पहुंचाऊंगी? क्या मैं उसकी मां नहीं हूं? हाँ, मगर सौतेली हूं। नहीं, बल्कि ना समझो और बेवकूफ हो, वरना बिना सोचे समझे कोई ऐसा वचन नहीं देता। मगर रंजीत तो... फिर वही बात, मैंने मना किया है ना तुम्हें, फिर ये बात कभी नहीं करोगी तुम। तुम कुछ भी कहो मां, मुझे नहीं लगता कि हमारी उस घर में दाल गलेगी। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मोदी बड़ा ही खड़ूस आदमी है मां। तुमने देखा कि उसने हमें जरा भी भाव नहीं दिया। सब कुछ जानकर भी वो अनजान बना बैठा रहा। मुझे तो यहां तक लगा जैसे वो हमारे वहां जाने पर खुश भी नहीं था। हाँ, इस बात का एहसास तो मुझे भी हुआ। और तुमने देखा कि वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता है, कितनी आजादी दे रखी उसने उसे। मुझे नहीं लगता कि वो शादी के मामले में भी अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ जाएगा। हाँ, ये भी सच है, लेकिन उस घर में हमारी मदद करने वाली मेरी सहेली भी तो है। वो मोदी की दूसरी बीवी है मां, और मोदी उस तरह का आदमी नहीं है जो कि अपनी बीवी के कहने पर चले। हाँ, उस घर में अगर किसी की चलती है तो बस उसकी बेटी की। अरे तो तुझे करना क्या है? उसकी बेटी का दिल ही तो जीतना है। ये बड़ा मुश्किल काम है मां। हाँ बेटे, मुश्किल तो जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। अरे तेरे पिता ने अपनी सारी दौलत यूं ही गंवा दी। हम कहां थे और कहां आ गए। पर बेटा, तुझे उस खोई दौलत को कमानी है, और वो दौलत है मोदी के घर में। उसकी बेटी उसकी सारी जायदाद की मालकिन है। अगर तू उस बेटी का दिल जीत लेगा तो तू सारी जायदाद का मालिक हो जाएगा। और इसमें हमारी मदद करेगी हमारी सहेली बिंदु। तुम्हारी सहेली उस घर का सबसे कमजोर मोहरा है मां। हम ऐसी चाल चलेंगे बेटा कि वो कमजोर मोहरा शह में बदल जाए। मां, कभी कभी मोहरे मर भी जाया करते हैं। नहीं, शतरंज के खेल में मरा हुआ मोहरा भी जिंदा हो जाता है। बस खिलाड़ी ताकतवर होनी चाहिए। तो तुम उसे ताकतवर बनाओगे? बिल्कुल। देखो बेटा, बिंदु ने आज तक उस घर में अपने हक को नहीं जताया है, और उसने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी। लेकिन अब मैं उसे बताऊंगी कि औरत का हक क्या होता है, और फिर तुम देखना वो नायिका से खलनायिका कैसे बनती है। मुझे बिंदु पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मां। हाँ, लेकिन तुम पर जरूर है। भैया, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं रूपा, जरा थक गया। भैया, रूपा अब वो छोटी बच्ची नहीं रही जो थकावट और परेशान में फर्क ना महसूस कर सके। तू सच कह रही है रूपा, परेशान तो मैं हूं। तो क्या परेशानी है? अरे पगली, तुझे क्या बताऊं अपनी परेशानी? तुम मत बताओ, और अगर मैं भी कभी परेशान हुई ना तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। जाने दो रूपा। जाने कैसे तू? भैया मेरी बात तो सुनो। देखो भैया, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, इस घर में कितने लोग रहते हैं? 3। डैडी तो अपने काम पर चले जाते हैं और तुम अपने, और घर में अकेली पूरे दिन मैं रहती हूँ। भैया तुम ही बताओ कि मेरा दिन कैसे कटता होगा?
कभी मैं दीवारों से बातें करती हूँ, कभी दरवाजे से, और कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से। लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी दिल की बात दिल में नहीं रखती। भैया, अगर तुमने अपनी बात मुझे नहीं बताई तो तुम्हें घुटन महसूस होगी, तुम्हारी तबीयत घबराएगी भैया। रूपा, सच पूछो तो एक अजीब सी उलझन आन पड़ी है। भैया, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं रूपा, जरा थक गया हूं। भैया, रूपा अब वो छोटी बच्ची नहीं रही जो थकावट और परेशान में फर्क ना महसूस कर सके। तू सच कह रही है रूपा, परेशान तो मैं हूं। तो क्या परेशानी है? अरे पगली, तुझे क्या बताऊं अपनी परेशानी? तो मत बताओ, और अगर मैं भी कभी परेशान हुई ना तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। जाने दो रूपा। जाने कैसे तू भैया? भैया, मेरी बात तो सुनो। देखो भैया, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, इस घर में कितने लोग रहते हैं? 3। डैडी तो अपने काम पर चले जाते हैं और तुम अपने, और घर में अकेली पूरे दिन मैं रहती हूँ। भैया, तुम ही बताओ कि मेरा दिन कैसे कटता होगा। कभी मैं दीवारों से बातें करती हूँ, कभी दरवाजे से, और कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से। लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी दिल की बात दिल में नहीं रखती। भैया, अगर तुमने अपनी बात मुझे नहीं बताई तो तुम्हें घुटन महसूस होगी, तुम्हारी तबीयत घबराएगी भैया। रूपा, सच पूछो तो एक अजीब सी उलझन आन पड़ी है। कैसी उलझन? तुम तो जानती हो कि मैं प्रगति से प्यार करता हूँ। तो उसमें उलझन की क्या बात है? मोदी साहब की बेटी मीना मुझसे प्यार करने लगी है। कभी कभी तो वो अपने प्यार का इजहार भी करने लगी है। कभी मैं उसकी बात को अनसुनी कर देता हूँ, कभी बहाना बनाकर टाल देता हूँ। तो भैया, उसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम उससे नहीं किसी और से प्यार करते हो? ये बात इतनी आसान नहीं है रूपा। मीना और मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो अस्पताल में थी, बीमार थी। तुम तो जानती हो कि मोदी साहब के कितने एहसान हैं मुझ पर। इन एहसानों का बोझ कुछ हल्का करने के लिए मैंने मीना की देखभाल की थी हॉस्पिटल में। मेरी हमदर्दी को वो शायद प्यार समझ बैठी। रूपा, मीना एक दिल की मरीज है। अगर मैं उसे साफ साफ इनकार कर दूं ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसके दिल को गहरा सदमा पहुंचे। इसीलिए ऐसा करना मोदी साहब के साथ एहसान फरामोशी के बराबर है। तो क्या मोदी साहब ये सब बात जानते हैं? मोदी साहब के दिल की बात तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ, अगर मीना ने यह बात खोलकर कह दी तो मोदी साहब अपनी बेटी की पसंद से कभी इनकार नहीं करेंगे। और मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं मोदी साहब के सामने कुछ कह सकूं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरी दी है, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। और मैं नहीं चाहता रूपा कि हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार आए। भैया, मगर एक ना एक दिन तो ये बात खुलकर सामने आएगी ना? यही तो मैं चाहता हूं रूपा, कि वो दिन कभी ना आए। भैया, ये तो अपने आप से धोखा है। ऐसे में अगर प्रगति मिल जाती तो। देखो भैया, प्रगति इस बात से बेखबर है कि तुम उससे प्यार करते हो, और तुम भी तो नहीं जानते कि प्रगति के दिल में क्या है। यही उलझन तो कोहरे की तरह मेरे दिमाग पर छाई हुई है रूपा। इसका एक इलाज है।
क्या? तुम किस्मत के हाथ पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त, हालात और किस्मत कब बदल जाए किसी को नहीं पता। तुम ठीक कहती हो रूपा। अब बात किस्मत के हाथ में है, और क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। कहाँ मर गया सवेरे सवेरे ससुर, बखत पर गायब हो जाता है। आए दो का आज हम देखा था। जी आदाब। ठाकुर साहब ने बुलवाया था। अच्छा है ना, आइए आइए आप लोग आइए। हजूर, ठाकुर साहब। आइए आइए। आदाब आदाब। आदाब ठाकुर साहब। आदाब आदाब। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आप हमारे कहने पर यहाँ हैं। बुरे महाराज, ये ईसा भाई हैं। आदाब। आदाब। ये हमारे छोटे भाई हैं मूसा। आदाब। सलाम दुआ तो होती रहेगी, पहले कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिए। ये हमारे खास मेहमान हैं, शहर से आए हैं। इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, ईसा भाई और मूसा भाई तो सूरज से ही फरिश्ता नजर आवत हैं। इनकी खातिर तो हम ऐसी करेंगे हुजूर कि टनकपुर वाले भी देखते रह जाएंगे। हाँ, खातिर तो तब होगी जब आप रसोई में जाएंगे। तो हम भी चले हुजूर रसोई में। पहले जरा चाय और बिस्कुट भिजवा दीजिएगा। बहुत अच्छा मालिक। और सुनाइए ईसा भाई, शहर में कारोबार कैसा चल रहा है? जी बस अल्लाह इज्जत की 2 रोटी दे देता है, गुजर हो जाता है। आपका काम देखा मैंने। आपने? हाँ, मेरे बेटे विनोद और कुसुम की शादी की सालगिरह के कपड़े आप ही ने तैयार किए थे। मैं देख के तबीयत खुश हो गई। जी शुक्रिया। दरअसल ठाकुर भूपेंद्र सिंह और कुसुम बिटिया से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। तो इस ताल्लुकात की डोर को इस हवेली के साथ भी बांध दीजिए। जी क्या मतलब? मतलब यह है कि आपका काम बहुत अच्छा है और नाम भी बहुत है, लेकिन कारोबार आपका बहुत छोटा है। आप इस कारोबार को बढ़ाते क्यों नहीं? ठाकुर साहब, जितनी चादर है हम तो उतने ही पैर पसारते हैं, और वैसे भी बड़ा कारोबार करने के लिए रकम भी तो बड़ी चाहिए होती है ना। तो हम किस लिए हैं? हम देंगे आपको रकम। बढ़ाइए आप अपना कारोबार, खोलिए शहर में एक शानदार शोरूम। ईसा भाई, हम आपको एक बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं। ठाकुर साहब, इतनी बड़ी मेहरबानी की कोई तो वजह होगी। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। बेखुदी बेसबब नहीं होती। कुछ तो है ठाकुर साहब जिसकी पर्दादारी है, कोई तो वजह होगी। वजह है। क्या? हमारी नई दोस्ती की शुरुआत। अरे भाई मूसा, हम तो कुछ और ही समझे बैठे थे। ठाकुर साहब तो बड़े नेक दिल निकले भाई। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, मगर ठाकुर साहब बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। बहुत थोड़ा। अच्छा, ये थोड़ा क्या देना पड़ेगा? आपको अपनी दुकान से किसी को निकालना होगा। बस इतनी सी बात है, निकाल देंगे। किसे निकालना है? प्रगति को। कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? प्रगति को भला हम कैसे निकाल सकते हैं? क्यों? वो आप क्या काम करती है? वो हमारे यहाँ काम करती थी। इसका मतलब आपने उसे काम से निकाल दिया? जी, हम कौन होते हैं काम से निकालने वाले, बल्कि वो तो अब उस दुकान की मालकिनी है। मालकिन? क्या उसने आपकी दुकान खरीद ली? दुकान क्या ठाकुर साहब, प्रगति बिटिया ने तो हमें ही खरीद लिया है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। प्रगति ने हमें और हमारे पूरे खानदान को उम्र भर के लिए खरीद लिया है।
आपको बुलाने का मेरा मकसद यह है कि आप प्रगति से अपने सारे रिश्ते तोड़ लें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे रिश्ते तोड़ सकता है? ये मुंह बोले रिश्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती है। आप कह रहे हैं ठाकुर साहब? अरे हमसे पूछिए कि प्रगति बिटिया के लिए हमारे दिल में क्या कीमत है। तो आप भी साफ साफ सुन लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी होगी ठाकुर साहब? उसके साथ साथ आपकी जान भी जा सकती है। बस आपका पूरा खानदान बर्बाद हो सकता है। तो लीजिए, प्रगति के नाम पर हमने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। आगे बोलिए। ईसा, तुम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को नहीं जानते। मैं उस 2 कौड़ी की लौंडिया को हस्ती मिटा दूंगा और उसके साथ साथ उसे भी जो उसका साथ देगा। हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं ठाकुर। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है ठाकुर। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने बर्बाद होने की कसम खा रखी है। हमने नहीं, बल्कि तुमने बर्बाद होने की कसम खा ली है ठाकुर। जुबान संभाल कर बात कर, वरना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ठाकुर। अरे तुम तो ताकतवर हो ही नहीं, बल्कि बुजदिल हो, जो एक लड़की से डर गए। तुम्हारे बेटे ने तो बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। तुम भी कोशिश करके देख लो। एक लफ्ज भी आगे बढ़ाया तो तू क्या करेगा? ए ठाकुर, तुम्हारी जमीन पे खड़े हैं, कर ले जो करना है। हाँ, बुला अपने आदमियों को और खत्म कर दे हमें। मगर एक बात याद रख, 1000 ईसा मूसा पैदा हो जाएंगे प्रगति की मदद करने के लिए। ठाकुर की आग को तुम नहीं जानते हो। सबको जलाकर राख कर दूंगा, तुम्हें भी और उसे भी। मैंने तो सिर्फ यही देखा है ठाकुर कि जो ज्यादा ऊंचे बोल बोलते हैं उनका सर हमेशा नीचा ही होता है। चाट जाती है ये जमीन घमंडी सरों को। ईसा भाई के सामने आवाज ऊंची मत करना ठाकुर। वक्त से डरो ठाकुर, वक्त अच्छे अच्छों को मिटा देता है। फिर तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या है? निकल जाओ, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। चलो मूसा, चलिए साहब। क्या है हजूर? मैं भाजी लेकू आया रे, भाजी लेकू आया रे भाजी। जय पंडित जी, क्या बात है, बड़े चुपचाप मूड में बैठे हैं आप। मैं आपसे बोल रहा हूं, सांप सूंघ गया क्या आपको? अरे कुछ फूटेंगे आप? अरे परदेसी, आज अनर्थ हो गया रे। हवेली में तो फरिश्ते आए रहे, हम उनके लिए पकवान बनाने जा ही रहे थे कि बेचारे वापस चले गए। क्यों चले गए उन्होंने? ये समझो कि ठाकुर साहब ही उनको हवेली में बुलाए और वही वापस भेज दिए। मगर उनका कसूर क्या था भाई? प्रगति है उनका। प्रगति? अरे प्रगति बिटिया उनकी दुकान में काम ना करती है। ऐसा? क्या नाम है उनका? ईसा भाई और मूसा भाई। ठाकुर साहब उनको धमकी दिए हैं कि वो प्रगति को दुकान से नहीं निकाल दिए तो प्रगति के साथ साथ दोनों को खत्म कर देंगे। ऐसा? वो दोनों तो डर गए होंगे भाई। अरे डर नहीं डरे, ऐसा करारा जवाब दिए हैं कि ठाकुर साहब की तबीयत झक हो गई है। ऐसा? क्या जवाब दिए उन्होंने? बिल्कुल फिल्मी डायलॉग बोले हैं। अब मुलाकात मैदान जंग में होगी। प्रगति के लिए हम अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा सकते हैं। ऐसा डायलॉग बोले उन्होंने? पंडित जी, मेरा मन भी करता वो जंग के मैदान में कूद पड़ूं मैं भी। अरे तो काहे से लड़ोगे? हाँ, मैं सच्चाई की तरफ से लड़ूंगा भाई। सच्चाई किधर है? सच्चाई बेटा जहां प्रगति बहन है पंडित जी, वहीं सच्चाई है भाई। अरे बिहारी बेटवा,
अरे वाह रे, अरे आज तक तुम हमारी नजर में जितना नीचे थे परदेसी, उतना ही आज ऊंचे हो गए हो बेटा। हाँ हाँ पंडित जी, मैं ऊपर हो जाऊंगा तो आपको भी ऊपर ले जाऊंगा मैं। हमको कहाँ उठा के ले जाएगा बे? प्रगति के पास। अरे प्रगति बिटिया से मिलने का तो हमरा भी बहुत मन करता है परदेसी, मगर फिर मगर जब ये पानी में रहना नहीं तो मगर से क्यों डरते पंडित जी? अरे परदेसी, हम तुमको कितनी बार समझाए हैं कि हवेली में एक देवी भी रहती है, अगर हम लोग चले गए तो बेचारी अकेले कैसे रह पाएगी परदेसी? अरे हाँ पंडित जी, ये तो मैं भूल ही गया मालकिन के बारे में। नहीं, मैं ये हवेली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अरे प्रगति बेटी। ईसा भाई, मूसा भाई, ठाकुर ने आप लोगों को क्यों बुलाया? अब जाने दे बेटी, कमीने लोगों की कमीनी बातें हैं। क्या कहा उसने? छोड़ना उसकी बातों को। ईसा भाई, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाने लगा? उसने मेरे बारे में कहा होगा। उसने जरूर मेरे बारे में ही कहा होगा। हाँ, उसने तेरे बारे में ही कहा था, मगर ऐसा जवाब दिया हमने उसे कि जबान बंद हो गई उसकी। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अरे हम डरने वाले थोड़े ही थे। उसने मारने की धमकी दी। अरे वो क्या मारेगा हमें? देखिए ईसा भाई, मूसा भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों पर कोई मुसीबत आ जाए। ठाकुर एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्या कर लेगा वो? जान से मार देगा हमें, सूली पर चढ़ा देगा। बेहतर तो यही होगा कि मैं इस दुकान पर आना ही बंद कर दूं, बल्कि सारे रिश्ते तोड़ दूं, वरना मेरी वजह से वो आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। इतनी आसानी से कह दिया तूने कि दुकान पर आना बंद कर दूं, रिश्ते तोड़ दूं, उस कमीने ठाकुर की वजह से डर के? वो मेरी जान का दुश्मन है, वो आप लोगों की जान का दुश्मन भी बन जाएगा। मैं खुद मिट सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को मिटते हुए नहीं देख सकती। हाँ, और हम तुझे मिटता हुआ देख सकते हैं, बर्बाद होता देख सकते हैं। दिल नहीं है ना इस सीने में, पत्थर है। बाप नहीं हूं मैं, जल्लाद हूं। अब अगर एक भी लफ्ज बोला ना तूने तो थप्पड़ मारूंगा तुझे। क्या समझा है तूने ईसा और मूसा को? कह दिया हमने ठाकुर से कि प्रगति हमारी जान है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अगर तुम्हारी जान को कुछ हुआ ना तो अल्लाह की कसम उन ठाकुरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, खून पी जाएंगे उनका। अरे इतने बुज़दिल नहीं है हम। बस अब तू एक लफ्ज भी नहीं बोलेगी। तू नहीं जानती बेटी कि ईसा और मूसा पर कितने एहसान हैं तेरे। अगर सुनोवर हमारी बेटी है तो तू हमारा बेटा है, हमारी सारी जायदाद की वारिस। मैं तो अल्लाह मियां से हमेशा यही दुआ मांगता हूं कि अगर तबाही लिखनी है तो मेरी किस्मत में लिख दे, अगर बर्बादी देनी है तो मेरे मुकद्दर में दे दे, मगर मेरी प्रगति बेटी को हर बला हर मुसीबत से बचा ले। मूसा। हाँ ईसा भाई। एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं ईसा भाई, 11। तो क्या हम उन 2 ठाकुरों के लिए काफी नहीं है? अरे हम तो उनके 7 पुश्तों के लिए भी काफी हैं ईसा भाई। ना पूछते ही आंसू भी थी। अब तू अकेली नहीं है। बचपन से आपका साया उठ गया था मेरे सर से। बाप का प्यार कभी नहीं मिला मुझे।
दोनों ने मुझे माँ और बाप का प्यार दिया है।